क्या मैं सिंगापुर का वीज़ा लेके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं 3 या 4 या 6 महीने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ फिलीपींस वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। कुछ क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझे ऑलवेज पूछते हैं। पहला तो मेरे पास सिंगापुर वीज़ा है, मेरे पास जो है यूएसए वीज़ा है, तो उस बेस पे क्या मैं फिलीपींस में ट्रैवल कर सकता हूँ? अगर ट्रैवल कर सकता हूँ तो मैं कितना दिन के लिए स्टे कर सकता हूँ? मुझसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे? या फिर मैं वीज़ा ऑन अराइवल के बेस पे 3 से लेके 6 महीने तक रह सकता हूँ कि नहीं? उसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एज ऑलवेज जैसे मैं अपने वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ, वैसे इस वीडियो को भी मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या आप लोग फिलीपींस में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो? तो उसका आंसर है यस। 2018 एंड 19 में मैंने यहाँ पे 2 बार एज अ वीज़ा फ्री डायरेक्ट ट्रैवल किया था। उसकी सारी डिटेल्स, फ्लाइट की सारी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में शेयर करने वाला हूँ। बट यहाँ पे जो आंसर मैंने दिया है वो है यस, आप लोग फिलीपींस में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। आप लोगों को फिलीपींस टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो किस बेस पे, तो एज अ मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि आजासुक, मतलब एक तरीके से ये जो है वो वर्ड मैंने ही बनाया है। बट कुछ कंट्री से अगर आप लोगों के पास उनका टूरिस्ट वीज़ा होगा, मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, तो आप लोग जो है वो फिलीपींस में एज अ वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अब ये कंट्री जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आजासुक, तो पहली कंट्री है अमेरिका, दूसरी कंट्री है जापान, तीसरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, चौथी कंट्री है शेंजेन, उसके अलावा सिंगापुर, उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम। तो अगर आपके पास ये सब कंट्रीज का वैलिड मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा तो आप लोग यहाँ पर फिलीपींस में एज अ वीज़ा ऑन अराइवल एंटर कर सकते हो। वैलिड वीज़ा से मेरा मतलब है एक, कि आप लोगों का जो वीज़ा एक्सपायरेशन का डेट है जब आप एंटर करोगे उसके बाद भी वैलिड हो। तो फॉर एग्जांपल कि आप लोगों का जो वीज़ा है वो 1 जनवरी से लेके 30 मार्च तक का है, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हो एंटर करने के लिए 25 मार्च को, तो आप लोग जो है वो यहाँ पे एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप लोग एग्जिट करने वाले हो तो वहाँ पे आप लोगों का जो है वो वीज़ा का ऑलरेडी एक्सपायर हो गया रहेगा। तो वो वीज़ा मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग 10, 15 या 20 फरवरी तक, आप लोग जो है इवन मार्च के फर्स्ट वीक तक भी आप लोग जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो जो कंट्री का आप लोगों के पास वीज़ा है, आप लोगों ने वो कंट्री को विज़िट किया होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वीज़ा लिया, आप लोगों के पास वीज़ा है बट आप लोग जो है उस कंट्री में अभी तक गए नहीं हो, तो उस बेस पे अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एंटर नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन है और आप लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चांसेस हाई है कि आप लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। मतलब सीन ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये वीज़ास लेके रखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी कंट्री में एंटर करने के लिए कोशिश करते हैं। तो वैसा चीज़ नहीं हो, इसीलिए जो है यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है। और मैं आपको बोलूँगा कि जो भी कंट्री का आप लोगों के पास वीज़ा है, आप लोग पहले उस कंट्री को विजिट करो, उसके बाद ही यहाँ पे आने का ट्राई करो। हाँ, आप लोग एक छोटा सा चीज़ कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि आप लोगों के पास जापान का वीज़ा है और आप लोगों को जापान जाना है, बट जापान जाने से पहले आप अपना जो हॉल्ट है वो यहाँ पे लेते हो, कुछ जो भी है 10-15 दिन का, और फिर उसके बाद अगर आप लोग जापान जा रहे हो तो इट्स वैलिड। बट आप लोगों का जो फ़्लाइट टिकट है वो होना चाहिए कि यहाँ इंडिया से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके जापान का, तो ही जो है आप लोग यहाँ पे फिलीपींस में एंटर कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का, जो लोग ऑलवेज पूछते हैं कि मैं यहाँ पे एज अ वीज़ा ऑन अराइवल आता हूँ तो कितना दिन के लिए स्टे कर सकता हूँ। तो रूल्स के हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे फिलीपींस में आते हो एज अ वीज़ा ऑन अराइवल, तो आप लोग जो है वो मैक्सिमम 14 डेज़ का स्टे कर सकते हो। तो 14 डेज़ आप लोगों ने जब यहाँ पे एंटर किया तब से चालू हो जाता है, और जब आप यहाँ से निकलने वाले हो, फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों ने 1 तारीख को, 1 जनवरी को या 1 मार्च को या 1 फरवरी को
आपने यहाँ पे एंटर किया। अब वो टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। मेरा लास्ट टाइम पे हुआ था कि मैं 11:30 बजे रात को यहाँ पे एंटर किया था, बट इमिग्रेशन ऑफिसर ने वही डेट का स्टैंप मारा और वहाँ से लेके उसने काउंट किया जो है वो 14 डेज। मतलब 1 तारीख को अगर आप लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो आप लोगों को 14 को जो भी डेट है उसमें आप लोगों को यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। एक दिन पहले कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर जो है वो आप लोग एक दिन बाद कर मतलब 14 डेज एग्जैक्ट यूज़ करना चाहते हो तो स्टिल इट्स गुड। लेकिन अगर आप लोगों का 15th अगर डेट हो रहा है तो आप लोगों को इमिग्रेशन पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनिंग किया जा सकता है। अच्छा, एक और छोटा सा चीज़ आप लोगों के लिए हेल्प के लिए कि आप ये जो वीज़ा है उसको 7 दिन के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब 14 डेज़ के साथ साथ और 7 दिन, मतलब कि 21 डेज़ के लिए आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। बट जनरली मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है ना कि आपकी जो फ़्लाइट टिकट है उसका कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग फ्री में फ़्लाइट रीस्केड्यूल कैसे कर सकते हो, बट वो भी कुछ महीने बाद करोगे तो सस्ता है या फिर फ्री है। अगर आप लोग जो है वो मतलब 7 दिन बाद ही ट्रैवल शेड्यूल करोगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है और आपके वीज़ा एक्सटेंड के लिए आप लोगों को अगेन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जाना पड़ सकता है। तो बेस्ट एंड सिंपल है कि 14 डेज़ के लिए आओ, यहाँ पे रहो, घूमो फिरो, जो करना है वो करो और फिर आप लोग रिटर्न जो है वो अपने इंडिया में चले जा सकते हो या फिर जो आपको कंट्री में जाना है वहाँ पे आप लोग जा सकते हो। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं सिंगापुर का वीज़ा लेके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं 3 या 4 या 6 महीने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि वैसा करना मत। रिसेंटली कुछ सब्सक्राइबर्स अपने हैं जिनको इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया और उसके साथ साथ उनको फ़ाइन भी पे करना पड़ा है, और फ़ाइन एक तरीके से तगड़ा फ़ाइन होता है। यहाँ के लोग जो है उसमें मतलब कुछ भी तरीके का बोलते हैं ना कि रहमत नहीं दिखाते हैं, तो आप लोग उसके बारे में जो है वो एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ पे आ रहे हो तो आप लोग आओ, 14 डेज रहो और फिर एग्जिट करो, ताकि अगर आप लोगों को री एंटर करना है तो आप लोगों के पास अच्छा ऑप्शन हो। आपके लिए एक और छोटी सी अपडेट कि अगर आप लोग यहाँ पे एंटर करने वाले हो ऑन वीज़ा ऑन अराइवल तो आप लोग कौन से पोर्ट से एंटर करो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑलवेज ट्राई मनीला पोर्ट, क्योंकि यहाँ का जो मेन सिटी है वो मनीला है, यहाँ का कैपिटल है वो मनीला है और वहीं से आप लोग एंटर करने का कोशिश करो। लॉकडाउन के पहले मनीला एंड सीबू दोनों ऑप्शंस थे, बट कुछ टाइम पहले उन लोगों ने वीज़ा ऑन अराइवल कैंसिल कर दिया था और जिसके वजह से आप लोग जो है वो दोनों सिटी में एंटर नहीं कर पाते थे। बट जस्ट रिसेंटली मनीला पोर्ट ओपन हुआ है और शायद से फ्यूचर में सीबू पोर्ट भी ओपन हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को मनीला नहीं जाना है तो आप लोग डायरेक्टली सीबू में आ सकते हो और सीबू से एंटर कर सकते हो। बट अभी के लिए सीबू के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो या फिर आप लोगों ने सीबू पोर्ट में एंटर किया था तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, जिससे अपने व्यूअर्स को ये हेल्प हो जाएगा। बट मैं जनरली आपको रिकमेंड करूँगा ट्राई टू एंटर फ्रॉम मनीला। वो इमिग्रेशन थोड़ा सा मतलब ईजी है कंपेयर टू सीबू, और दवाओ या फिर कोई भी अलग जगह पे आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वहाँ पे जाना भी मत। वो पोर्ट्स अभी के लिए ओपन नहीं है, सिर्फ 2 सिटीज़ है जहाँ पे आप लोग डायरेक्ट आ सकते हो और वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मैं एज अ वीज़ा ऑन अराइवल बेस पे आऊँगा तो इमिग्रेशन मुझे कौन से डॉक्यूमेंट पूछेगा। तो जनरली एक सिंपल चीज़ है कि आप लोग यहाँ पे एंटर करोगे तो कोई भी इमिग्रेशन आपको सिर्फ पहला एक क्वेश्चन पूछेगा या फिर पहला एक डॉक्यूमेंट मांगेगा, एंड वो है आपका जो आइडेंटिटी। तो आपका आइडेंटिटी है वो है आप लोगों का पासपोर्ट, तो आप लोगों को अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। फिर दूसरा चीज़, आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप लोगों को वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो वीज़ा ऑन अराइवल के बेस पे आए हो तो जो भी कंट्री का वीज़ा है वो आप लोगों को सबमिट करना है। जब आप वो वीज़ा सबमिट करोगे तो सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर क्या चेक करेगा कि आपने एग्ज़िट कब किया है और वो कंट्री में आप अभी तक जाके आए हो कि नहीं आए हो। जैसे मैं सिंगापुर पे पहले गया था 2018 में, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया था तो उन्होंने वो जो स्टैंप है वो चेक किया था। एक स्टैंप इंडिया में लगता है, एक स्टैंप सिंगापुर में लगता है, एक स्टैंप फिर से सिंगापुर में लगेगा जब आप सिंगापुर से एग्जिट करोगे तब, और जब आप यहाँ पे फिलीपींस में एंटर करोगे तो एक स्टैंप लगेगा। तो वो स्टैंप्स वो लोग चेक करते हैं, तो बी केयरफुल। उसके बाद आप लोगों को जो है वो रिटर्न टिकट्स जो है वो मांगा जाएगा, तो रिटर्न टिकट आपको सबमिट करना पड़ेगा। जनरली इतनी चीज़ों में काम हो जाता है, बट अगर किसी रीज़न के वजह से इमिग्रेशन ऑफिसर को डाउट जाता है आपके ऊपर तो वो लोग आप लोगों से एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। पहला है आप लोगों का होटल बुकिंग, जिसका आप लोगों के पास प्रिंट आउट होना चाहिए। दूसरा है आप लोगों का आइटिनरी कि आप लोग कहाँ पे जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, उसका भी वीडियो मैंने बनाया, वो देख लेना।
और तीसरा जो है वो आप लोगों का फाइनेंस डिटेल, यानी कि आप लोगों के बैंक में या फिर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर आप लोगों के पास कैश होना चाहिए, ताकि आप लोग जो है अपनी ट्रिप को जो है वो सही तरीके से फाइनेंस कर पाओ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतनी ही चीज़ें मांगते हैं नॉर्मली वीज़ा ऑन अराइवल के बेस पे, और फिर आप लोग जो है वो आराम से एंटर कर सकते हो। कभी कभी जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तो डेफिनेटली टूरिस्ट पर्पस, गर्लफ्रेंड बताना मत क्योंकि उसके बेस पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरली ऑन टूरिस्ट पर्पस, जब मैंने 2018 में एंटर किया था तब मुझे भी यही क्वेश्चन पूछा था और मेरा पासपोर्ट लिया था। तो सिंपल है, क्योंकि मैं पहला सिंगापुर जाके आया था तो उसके बेस पे मुझे यहाँ पे फिलीपींस में ईजिली अलाउ कर दिया, क्योंकि मैं पहले इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से इंडिया गया था। फिर दूसरी बार जब मैं इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से फिर मैंने फिलीपींस किया था, तो उनको मेरा ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता चला, मेरा ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग था, तो जिसके बेस पे मैं आराम से एंटर मैंने किया। 2 बार एंटर किया था। पहली बार जो है मैंने एंटर किया था वो इंडिया से सिंगापुर, और सिंगापुर में कुछ दिन रहने के बाद फिर फिलीपींस में आया था। और दूसरी बार मैं डायरेक्टली जो है वो फिलीपींस आया था। सिंगापुर में मैंने कोई भी हॉल्ट नहीं लिया था, मतलब इंडिया से जो है कनेक्टिंग फ्लाइट बुक किया था, डायरेक्ट फ्लाइट आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर में कुछ आवर्स में रुका था, ले ओवर टाइम, और फिर उसके बाद जो है मैं फिलीपींस में आया था। तो इस तरीके से, और वैसे ही सेम मैं रिटर्न भी गया था। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपना फ्लाइट बुक कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम पे अगर आप लोग ऐसा बुक करोगे तो ये चीज़ वैलिड नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे एंटर करने नहीं देंगे। आप लोगों को जो है पहले यहाँ से इंडिया से जाना है सिंगापुर, सिंगापुर में कुछ दिन रहो, और सिंगापुर से फिर आप लोग फिलीपींस आओ, और फिर फिलीपींस से आप लोग सिंगापुर जाके फिर आप लोग रिटर्न जा सकते हो। अब कुछ और कॉमन डाउट्स जो मुझे ऑलवेज पूछते हैं लोग कि मैं डायरेक्टली, मेरे पास मतलब मुझे सिंगापुर का वीज़ा मिल गया है तो मैं क्या डायरेक्टली फिलीपींस आ सकता हूँ या डायरेक्टली फ़्लाइट बुक कर सकता हूँ। तो अगर आप लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि पहले मैं इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से इंडिया गया था, तो वैसा अगर आपने किया है, आप लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उस बेस पे आप लोग डायरेक्टली आ सकते हो। अगर नहीं है तो एंटर करने का कोशिश मत करना, आप लोगों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इंडिया से सिंगापुर जा सकते हो, सिंगापुर में कुछ दिन रह सकते हो, और फिर उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे फिलीपींस में आ सकते हो। और रिटर्न जाने के टाइम पे डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो पोर्ट एग्जिट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आप लोग सिंगापुर जाओगे, सिंगापुर से आप लोगों को एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का लगेज और फ्लाइट और जो चीज़ रहेगा वो सिंगापुर में जाके ख़त्म होता है। दूसरा फ्लाइट आप लोगों का सिंगापुर से रहेगा इंडिया के लिए, तो आप लोगों को पहले इमिग्रेशन पे जाना पड़ेगा, इमिग्रेशन से एग्जिट करना पड़ेगा। फिर अगेन आप लोगों को अगर स्टे करना है नहीं करना है आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ आवर जो है उसका गैप रखना। फॉर एग्जांपल मैं जनरली रिकमेंड करूंगा 8 से 10 घंटे का जो है वो ले ओवर टाइम रखना, ताकि आप लोग जो है मतलब आराम से, अगर सिंगापुर से एग्जिट भी कर रहे हो तो री एंटर करने के लिए आप लोगों के पास टाइम हो। और फ्लाइट्स कभी कभी डिलेड हो जाती है, तो उस सिनारियो में आप लोगों के लिए एडवांटेज रहेगा, तो आप लोग जो है वो सिंगापुर से इंडिया के लिए इजीली जा पाओ, अगर आप लोगों को होटल का खर्चा नहीं करना है तो। बट जनरली अगर आप लोगों के पास थोड़े अच्छे पैसे हैं, बैलेंस है, तो आप लोग सिंगापुर में एक और रात रुक सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इवन आप लोग सिंगापुर एयरपोर्ट पे भी रुक सकते हो, वहाँ पे कुछ लाउंजेस है जहाँ पे आप लोग आराम से 5-6,000 दे के नाइट स्टे कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड लक।